अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि औरंगाबाद के घाटी दवाखाने के ताल्लुक़ से इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आई है कि जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार है वो भी जो है तो घाटी को जाने से डर रहे हैं। और उसके अलावा ऐसे लोग जिनमें कोरोना के सिम्टम्स है, जिसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऐसे लोग भी जो है तो घाटी में जाने से डर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, खुद कोरोना का इलाज करके वापस घर पे पहुँचे अब्दुल रहीम साहब, इनसे जो है तो हम मालूम करते हैं कि कोविड वार्ड की सूरत हाल क्या है, कौन कौन से मसाइल हैं वहाँ पे, किन किन परेशानियों का सामना जो है तो करना पड़ रहा है, जो उनका आंखों देखा हाल हम आपके सामने बताना चाहते हैं। अब्दुल रहीम साहब, ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब पता चला कि आपको कोरोना है और किस तरह आपको ये समझ में आया कि हमको अब इलाज की ज़रूरत है? रमज़ान के पहले अशरे के बाद मुझे कुछ खाने पीने में तकलीफ़ें आने लगी, टेस्ट होना शुरू हुआ, मैं गले में कुछ महसूस हुआ तो, और उसके बाद बुखार आया। तो फिर मैं लोकल के डॉक्टर से जाके मिला, उन्होंने कुछ दवाएं प्रिस्क्रिप्ट की, मैंने दवाएं लिया, लेकिन 2 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा और बुखार महसूस हुआ। तो अमूमन मैं दोबारा कभी दवाखाना जाता नहीं, लेकिन मैं वापस गया तो उन्होंने मुझे फिर जो है एक्सरे और वो निकालने के लिए कहा, अपने ब्लड रिपोर्ट। तो जैसा ब्लड रिपोर्ट वगैरह निकाले तो उसमें मेरे प्लेटलेट्स वगैरह कम आए और चेस्ट में कंजेक्शन दिखाया। तो मेरे को डाउट आ गया पूरा कि मेरे को निमोनिया के इफेक्ट हो रहे हैं मेरे बॉडी पे। मैं थोड़ा फिक्रमंद हो गया, लेकिन इस वक्त मेरे आसपास के लोग जो थे वो मेरे को साथ देने को तैयार नहीं थे। एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि लोग एक तो कोविड-19 को एक बहुत बुरी बीमारी समझ रहे थे, और अगर महल्ले में किसी को हो गई तो पूरे महल्ले वाले उसको एक अजीब शक की नज़र से देख रहे थे। तो लेकिन ये कोई छुआछूत की बीमारी तो है ही, लेकिन ऐसी कोई गुप्त रोग तो नहीं था कि जिसकी वजह से मैं बदनाम हो जाऊँ या मेरी फैमिली बदनाम हो जाऊँ, और मैं अपनी जान क्यों दांव पे लगाऊँ लोगों के लिए। मैं हूँ तो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली है तो मैं हूँ। तो फिर मैंने डेडली डिसीजन लिया। 2 दिन फिर भी मेरे दिमाग ने मेरे साथ धोखा किया। मैं आसपास के दवाखानों में जाके सलाइन वगैरह लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो है उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने बोला कि नहीं, अपन अपनी फैमिली के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर मैं ज़रा भी डगमगाया तो मेरी पूरी फैमिली स्पॉइल हो सकती। तो मैं फौरी तौर पर डिसीजन लिया और सहरी के वक्त में मैं घाटी चला गया कैजुअल्टी के अंदर। आपका स्वैब वगैरह कब लिया गया और आपका फिर टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई लैब से? मैं जैसा घाटी गया सुबह 6 बजे के आसपास, उन्होंने मेरे को देखे, मेरा ब्रेथ प्रॉब्लम चालू था, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगाए, ब्लड प्रेशर वगैरह सब टेस्ट करे, और 9:45 सुबह में लगभग उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया। अब जब उन्होंने टेस्ट कर लिए उसके बाद वो स्वैब टेस्ट चले गया और उसको आने के लिए 5-7 घंटे कुछ लग जाते। इस दरमियान मेरी जो हालत हुई, मैं आपसे वो बयान करना चाह रहा हूँ कि लोग जिस वजह से डर रहे, मुझे बाद में पता चला इस बात का, कि उस दरमियान जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती डॉक्टर आपका इलाज शुरू नहीं करते। लेकिन जो नेसेसरी है, अगर आपको ऑक्सीजन लग रहा है या कोई आपको शुगर है तो उसका इंसुलिन दे देंगे, खाना दे देंगे, ये करें। तो उस दरमियान जो वक्त गया, तो मैं उस दरमियान मेरे घर पे फ़ोन किया, यार मैं घाटी आ गया लेकिन मेरे को कोई देख नहीं रहे यहाँ पे। लेकिन होता ही हो कि जब तक आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट या निगेटिव रिपोर्ट नहीं आती, डॉक्टर किस बेस पे आपका इलाज चालू करेगा। प्राइवेट दवाखानों की रिपोर्ट को वो लोग कंसीडर नहीं करते। उन्होंने खुद एक्सरे निकाले, उन्होंने खुद ब्लड रिपोर्ट बनाए, सारी चीज़। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई, और मैंने डॉक्टर को बोल के रखा था कि अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव है आप मेरे को बताना, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने शाम में 6 मगरिब के आसपास आके मेरे को पूछे कि आपका रिश्तेदार है क्या कोई। मतलब साहब, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो मेरे को मेरी फैमिली को टेस्ट करवाना है, क्योंकि मैं यहाँ अच्छा होते रहूँगा और मैं अपनी फैमिली को बीमार होते हुए नहीं देख सकता। तो बोले ठीक है, आप पॉजिटिव है बोले। तो मैं घर पे फ़ोन किया और फैमिली को अलर्ट किया कि मैं अपने को टेस्ट करवाना है सबका, आप लोग बेफिक्र। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दिल में। ये अब्दुल रहीम भाई, इसमें जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आई थी तो जब तक आप कोविड वार्ड में थे या फिर मेडिसिन के आम वार्ड में थे? नहीं, मैं मेडिसिन वाली जो बिल्डिंग है कोविड वार्ड में ही था, 6 नंबर में। और उस दरमियान मेरे जो तजुर्बे रहे आदिल मियाँ, वो बड़े खौफनाक और डराने वाले रहे। उस दरमियान मैंने देखा कि लोग पेशेंट्स लेके आ रहे थे, इस हालत में लेके आ रहे थे कि कुछ सांसें बची हुई थी, लाए डॉक्टर वार्ड के अंदर उनको ईसीजी निकाल रहा है या ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, जो भी उनको ऑक्सीजन लगाए तो पेशेंट मर जा रहे थे। अच्छा, इसमें कहीं आपको डॉक्टरों की कोताही या ऐसी कोई चीज़ दिखी क्या वहाँ पे? नहीं, ये इल्ज़ाम ही लगाना गलत है। अगर आप एक्चुअल डॉक्टर को फील्ड पे काम करते देखेंगे तो आप उनको सैल्यूट करेंगे। जिस पीपीई किट के अंदर वो लोग काम करते हैं, जिस तरीके से वो वार्ड में चलते हैं और आंख का पसीना जिस तरह से गिरता है, हम तो थोड़े पसीने में पानी पीने बैठ जाते।
वो 2-2 घंटे वार्ड में रुके हुए रहे। मैंने आंखों से देखे 3 पेशेंट्स को ईसीजी और ऑक्सीजन लगाने से पहले जान चली गई। तो वो डॉक्टर मेरे बाजू भी बेड में था, तो बोले देखो अब्दुल रहीम साहब, ये पेशेंट जो मरे हैं अभी कितनी लेट लाने की बुनियाद पे मरे, अब ये किसके नाम पे जाए। और मेरे ख्याल से उस वक्त तो दर्जे हरारत भी, टेम्परेचर भी ज़्यादा था शहर का, अब तो बारिश की वजह से 42 के आसपास टेम्परेचर था। और उस हालत में वो डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, क्लीनिंग स्टाफ जो काम कर रहा था वो सैल्यूट के लायक था। हालांकि उस वक्त मैं काफ़ी परेशान था, बावजूद उसके मैंने नोट किए ये सब बातों को। काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे, रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे। लेकिन आप घाटी को फोर्टिस या केम्स से थोड़ी कंपेयर कर सकते। घाटी है हमारा औरंगाबाद का, होते होते होगा, क्लीनिंग बढ़ेंगी, सब बढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये माना जाए कि वो जो खबरें आ रही थी कि भाई जहर का इंजेक्शन दे दिए या मारे, इस तरह की खबरें, उसके बारे में। अरे एक जो मर्डर करता ना, वो भी बहुत सोच समझ के करता। ये तो डॉक्टर्स है, ये जान बचाने का काम करते। घाटी के बारे में काफ़ी, यानी मैं जब व्हाट्सअप खोला 3-4 दिन के बाद मेरा, और जब मैं देखा अनकरीब औरंगाबाद में इलेक्शन है, हम उसको अवॉइड करेंगे। हाँ सही हम है। इसका, हमारा वीडियो का मकसद ये है कि हम एक लोगों की जान बचाने के लिए वीडियो बना रहे, तो वो हम उस तरफ सियासी उसको नहीं बनाना चाह रहे, बल्कि ये है कि उसका डर अगर निकले तो लोग घाटी जाएंगे। आज की डेट में मेरे से 2-3 लोगों ने मशवरा किया, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से एक साहब राज़ी हुए। मैंने उसको शाम में और फॉलोअप किया, तो उन्होंने उनको लेकर गए थे। अभी एक के और राब्ते में हूँ मैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी पहुँचेंगे। हमको जाकर फोर्स करना पड़ेगा कि भाई आप बताओ। उन्होंने मेरे से कारपोरेशन का भी नंबर लिया, जो हमारा एरिया कौन सा आता है। अब ये दूसरा एक अहम सवाल हमसे ये है कि आपने वहाँ पे इलाज के सिलसिले में कितने दिन आपका इलाज चला, और इस दौरान जो है तो आपने कौन कौन सी, आपको खाने वगैरह का कैसा इंतज़ाम था, ये समझना चाहिए। आदिल भाई, मैं 18 तारीख को एडमिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन तो मेरा सुबह से शाम तक टेस्ट की रिपोर्ट आने में चले गया। जैसा रिपोर्ट आया, हमने अपनी फैमिली को क्वारंटाइन करवाया, MGM भेज के मैंने चेक करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे निगेटिव निकले। उसके बाद दूसरे दिन से जैसा मेरा इलाज चालू हुआ, फजर से इंजेक्शंस, दवाएं वगैरह पूरी चालू हुई, बल्कि शाम से ही चालू हो गया था, जो भी इम्यूनिटी गेन करने के लिए मेरा इलाज चालू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 8:30 बजे नाश्ता आ रहा था, उबले हुए अंडे, दूध की पैकेट और कुछ जो है वो पोहे वगैरह वो दे रहे थे नाश्ते में। पैक पानी की बॉटल्स मिल रही थी आपको, ताकि आपके किसी रिश्तेदार को आपका टिफ़िन वगैरह लाने की ज़रूरत ना हो। खाने की सहूलतें थी, दवाइयाँ माखूल दी जा रही थी जो ज़रूरत है, हर चीज़ का इंतज़ाम था। नर्सेस वगैरह आपसे अच्छे तमीज़ से बात कर रहे थे। क्लीनिंग स्टाफ अपने टाइम पे टाइम हर घंटे में क्लीनिंग कर रहा था। आप अपने बेड को कैसा भी तरीके से संवार सकते थे। सारी, आप प्राइवेट दवाखाने में ऑक्सीजन लगाओ 2 घंटे तो 250 रुपये चार्ज करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन आपके लिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी। लाइट का पूरा 24 घंटे इंतज़ाम। डॉक्टर्स बड़े अदब से बात करते थे। और मैं 10-11 दिन वहाँ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं। जैसा मैं 3 दिन के बाद मेरी तबीयत अच्छी हुई तो मैं आसपास के पेशेंट को मिलना चालू किया, लोगों से दरियाफ्त करने लगा, आप कहाँ से, आप कहाँ से। तकरीबन शरीफ कॉलोनी के मेरे साथ एक पेशेंट थे, रोशन गेट के 2 पेशेंट थे, चंपा चौक के 1 पेशेंट थे, समता नगर के पेशेंट थे। उसमें से 7-8 लोग मेरे पहचानत के निकल गए। हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। अंदर बेहतरीन डॉक्टर हमको सर्विस दे रहे थे, और बाहर जब मैं 4-5 दिन के बाद व्हाट्सअप खोला तो बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ में बोला, यार ये क्या चल रहा है। लोग अगर ऐसी न्यूज़ सुनेंगे तो डर के आएंगे नहीं। अगर आप है तो आपकी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले सोचना है। अगर आप ये डर के नहीं जाएंगे घाटी कि मैं तो घाटी नहीं जाऊंगा और मैं प्राइवेट में कोशिश करूंगा, प्राइवेट में किसी को अलाउड नहीं है इलाज करना, तो फिर आप जाओगे कहाँ। आपको जाना है सरकारी अस्पताल में। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े 19-20 होती आप है ना तो दुनिया सुधर जाएंगी आगे, लेकिन पहले आप तो होना चाहिए ना। आप अपनी फैमिली के डर से खुद चले जाएंगे, फैमिली किसके भरोसे पे छोड़ के जाएंगे। ये जिस वक्त आप थे वहाँ पे कुल कितने मरीज थे बताया आपने? मेरे वार्ड में 23 मरीज थे, जबकि वो वार्ड था करीबन 40 लोगों का, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके बेड दूर कर दिए थे। और वहाँ पे जो है उसके अलावा मेडिसिन वगैरह आपको मतलब सरकार की तरफ से मिल रही थी या फिर बाहर से आपके रिलेटिव? मेरे वार्ड में टोटल दवाइयाँ, खाना, पानी, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कोई फीस आपसे? कोई 1 रुपये, मेरे को सिर्फ 20 रुपये लगे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करने, इसके अलावा मेरे को 1 रुपये नहीं लगा। अच्छा, ये आप जिस वार्ड में थे तो वो ICU था या जनरल वार्ड था? जनरल वार्ड था।
वो 8 नंबर का जनरल वार्ड था, 8 और 9 नंबर का, जिसके हेड जो है मीनाक्षी भट्टाचार्य मैडम थे और डॉक्टर खलील बोल के थे, जो काफ़ी बेहतरीन लोगों को सर्विसेज दे रहे थे। अच्छा, आईसीयू में जो पेशेंट थे, यानी वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे थे, उनके ताल्लुक से आपको कोई ऐसी बात मालूम पड़ी वहाँ अंदर के उनके साथ कुछ गलत हरकत हुई है, ऐसा कुछ? नहीं, लेकिन उनके रिश्तेदारों से जब मेरी मुलाकात हुई, आसपास कुछ पहचानत के लोग ही आ रहे थे तकरीबन, अब चूँकि हम औरंगाबाद के शहरी है तो एक दूसरे को करीब से जानते, तो बता रहे थे कि सर्विसेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लेट हो गए यार। हम इस बुनियाद पे लेट हो गए कि अगर अब्बा को लेके गए तो फिर अम्मी को भी ले जाना पड़ेगा, बहन को भी ले जाना पड़ेगा, ये डर से लोग जो है लेट हो जा रहे थे। और ये लेट ही जो है इनविटेशन है आपके लिए, खौफ का। ये सबसे वहाँ पे जो है ना देखने वाली बात यही थी। फिर मैं लोगों को कन्विंस करना शुरू किया फ़ोन के ऊपर, जो मेरे करीबी दोस्त थे, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह। एक सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी में कि आपके दोस्तों ने आपका साथ देना चाहिए कि भाई बीमार है, जा दवाखाने में बता ले। पड़ोसियों का छोड़ो, देखो ला इल्मी की वजह से लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे, लेकिन आपकी जान सबसे पहले। आप जिस दिन बच जाओगे आके उनको इस्लाह कर लेंगे ना। हाँ, पहले तो अपन होना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। अच्छा, आप जिस वक्त आप कोविड पॉजिटिव वार्ड में जिस वक्त आप एडमिट हुए, तो आपके घर के कितने अफराद को क्वारंटाइन किया गया और क्वारंटाइन सेंटर के क्या हालात थे आपकी फैमिली से जो मालूम पड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शायद मैं बहुत खुशकिस्मत शख्स हूँ कि जिस वक्त मैं पॉजिटिव हुआ और मैं अपनी फैमिली को यहीं कहीं लोकल के एक दवाखाने से फ़ोन आया, गरीब नवाज बोल के, और उन्होंने बताया कि आपकी फैमिली को हमको जो है चेक करना पड़ेगा क्योंकि आप पॉजिटिव निकले। मैंने बोला भाई आप अपनी गाड़ी वाड़ी भेज के हमारे महल्ले में दहशत मत पैदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड आदमी हूँ और मैं अपनी फैमिली को खुद भेज दूंगा। तो बोले आपको हम चिट्ठी दे देते। उन्होंने चिट्ठी बना के दी और MGM रेफ़र करे। मेरी फैमिली अपनी गाड़ी से MGM गई। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 घंटे लगे, गर्दी है, काफ़ी पेशेंट्स है। उन्होंने चेक किया, मेरी बेटी पॉजिटिव आई, सारे लोग नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी जो पॉजिटिव आई वो क्वारंटाइन में थी, किले अर्क में। उन्होंने देवगिरी कॉलेज में बेहतरीन सर्विसेज, खाना पानी हर चीज़ उनको प्रोवाइड करे। और लोग कुछ जो संस्थाएं हैं जो लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, NGO, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ काबिल है। औरंगाबाद के लोग इस मामले में काफ़ी, हर आदमी बढ़ चढ़ के एक दूसरे की खिदमत करने को तैयार है। अच्छा, वहाँ पे एक और अहम सवाल कि जैसा अब आप बता रहे कि बेटी थी, तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स को अलग रखा गया था पर्दे का, ऐसा कुछ कि जेंट्स और लेडीज़ एक ही वार्ड में थे, ऐसा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी मैं तारीफ़ करूँगा कि इतना बेहतरीन इंतज़ाम है किले अर्क में कि लेडीज़ को उन्होंने काफ़ी प्रायोरिटी दी और प्राइवेसी प्रायोरिटी रखे, दवाइयों में, हर चीज़ में, और काफ़ी यानी सेफ एटमॉस्फेयर रखे वहाँ पे। डरने की कोई बात नहीं। मेरी बेटी आके मेरे को बता रही थी कि हम डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करते थे, तो पापा बोले बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। इत्तेफाक के उसी के साथ की और एक बच्ची थी और एक टीचर थे, उन्होंने एक रूम में 2-2, 4-4 लोगों को रखे थे, तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी वगैरह सभी दिए थे। अब मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे साथ साथ और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अब्दुल रहीम साहब थे। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी आज भी जो लोग अपने घरों में है और उनमें सिम्टम्स है, और चूँकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो इसके मज़ीद इम्कानात बढ़ गए हैं पॉजिटिव केसेस के आने के। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई जो लोग इस गलत फहमी में है वो दवाखाने में ले जाने में, अपने मरीज़ को, अपने घर वालों को ले जाने में देर ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब, आपने कैमरे पर आकर जो है तो अपनी बात करने का मौका, मतलब अपनी बात जो है तो पहुंचाई रखी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग जो अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं तो उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। जज़ाकल्लाह। हम किसी और मौके पे किसी और विषय को लेकर किसी और सब्जेक्ट पर जो है तो आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।